नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट। दिस इज वीक 2 एंड लेक्चर नंबर 7, टाउन प्लानिंग इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। आज हम बात करेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित नगर निवेश के बारे में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र मौर्य पीरियड के 4th सेंचुरी BCE में लिखा गया एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, कृषि, वास्तुकला से संबंधित विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। यह टेक्स्ट 15 अधिकरण और 150 चैप्टर और 6000 श्लोकों में विभक्त है। इस टेक्स्ट में हमें नगर योजना के बारे में प्रचुर प्रकाश मिलता है, जैसे वास्तु, ड्रेनेज सिस्टम, फोर्ट्स, पाथ, रोड्स एक्सेट्रा। तो हमें अर्थशास्त्र में वर्णित इन सारे विषयों के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है। कुछ समय के लिए अर्थशास्त्र एक कॉलोनियल एरा स्कॉलर्स के बीच में ये हमें नहीं प्राप्त होता है, और ये ठीक 1905 में एक मैन्युस्क्रिप्ट ये मिली, जो कि एक तंजावुर के तमिल ब्राह्मण को पाम लीव्स पे लिखी हुई अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई, और उन्होंने इसे न्यूली ओपन मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में इसे प्रदत्त किया, और इसे पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने का काम अर्थशास्त्र R. रमा शास्त्री ने इसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया। इस सोर्स में हमें मौर्य काल के शहरी और उस समय के रहने वाले लोगों के बारे में विशद जानकारी कि किस प्रकार उस समय के लोग रहा करते थे और उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी वास्तुकला संबंधी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा वास्तुकला संबंधित में नगर योजना के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो वर्णित साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसके साथ ही साथ हमें पुरातात्विक सोर्स भी उपलब्ध होते हैं, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें वर्णित दिखाई देता है। इसके प्रारंभिक उदाहरण हम प्राक हड़प्पा साइट कालीबंगा और कोट दीजी में इसके स्ट्रक्चरल टाउन प्लान के बारे में देख सकते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा नगर योजना के सुरक्षा पे प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही साथ कौटिल्य अर्थशास्त्र में नगर योजना में वर्ण, जाति सभी के अलग अलग उनके स्थिति और उनके बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है कि वर्ण और जाति के संबंध में उनकी वास्तुकला की जानकारी हमें विशद रूप से वहाँ पर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे अगर हम बात करें तो सवर्ण और निम्न वर्ण, जैसे कि वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इन सब की शमशान पद्धतियाँ अलग अलग जगहों पर हों, अलग अलग जगहों पर इनकी क्रियाएं हों, ऐसा वर्णन हमें दिखाई देता है। हमें इस टाउन प्लानिंग के अलावा हमें अदर एस्पेक्ट्स पे भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में विशद जानकारी मिलती है। वैलिडेशन ऑफ कौटिल्य टाउन प्लानिंग। अगर हम कौटिल्य के टाउन प्लानिंग के बारे में वैलिडेशन करें तो हम देखते हैं कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित है, उसके बारे में हमें पुरातात्विक सोर्सों में भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिस आधार पे हम उसके बारे में बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो वर्णित हमें सूचनाएं मिलती हैं, उससे संबंधित सूचनाएं हमें विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और मेगस्थनीज की भी विवरणों में हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे अशोक के अभिलेख, हमें मुद्रा और हमें पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलते हैं, वो भी अर्थशास्त्र में वर्णित कार्यों के बारे में हमें विशद जानकारी देते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य सिटी के बारे में जो नगर योजना की विशद जानकारी हमें मिलती है, बाद के समयों में जब एक उत्खनन के जरिए हमें शहरों का विशद विवरण मिला, उसमें भी हम अर्थशास्त्र में वर्णित नगर नियोजन के विभिन्न पहलुओं
का जो वर्णन किया गया है, उन पुरातत्व स्थलों में भी हम वैसी जानकारियाँ, उसी आधार पर वर्णित नगर योजना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि शिशुपालगढ़, पाटलिपुत्र आदि। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित चीज़ों के बारे में हमें कालांतर में भी जो ग्रंथ मिलते हैं, वो भी उनकी बातों को उसी तरह से संगत मानते हैं। जैसे कि मानसार, समरांगण सूत्रधार में वर्णित चीज़ों को हम अर्थशास्त्र में वर्णित जानकारियों से हम जोड़ सकते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में टाउन प्लानिंग के बारे में, जो नगर के बारे में बात की गई है, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन के बारे में हम अब बात करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ नगरों का वर्गीकरण किया गया है। अगर हम उस पर बात करते हैं तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जनपद निवेश में हमें डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से वहाँ शहर को वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहले स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक, संग्रहण। स्थानीय का अगर सेटअप देखें तो वहाँ 800 गांव का मुख्य केंद्र माना जाता था, जो कि राज्य का ट्रेजरी पॉइंट होता था और वहाँ से वह एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में जाना जाता था। सेकंड, 400 विलेजों का केंद्र होता था, नदियों के मुख पर स्थित होता था और वहाँ से वो सिटी नदियों के मुख पर स्थित होती थी। खारवाटिक, जो कि 200 गांवों का केंद्र माना जाता था और वह भी एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में जाना जाता था। संग्रहण, ये 10 गांवों का केंद्र होता था, जो कि सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में जाना जाता था। तो ये क्लासिफिकेशन कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित है, जो कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको हम एक ड्रॉ के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक और संग्रहण के में गांवों को एक मुख्य केंद्र के रूप में दिखाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय 800 विलेजेज, द्रोणमुख 400 विलेजेज, खारवाटिक 200 विलेजेज और संग्रहण 10 विलेजेज के रूप में दिखाया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन शहर की कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल सिटी यानी राजधानी। राजधानी, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नगर का मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। राजधानी राजा का हृदय स्थल होता है, जिससे कि पूरे शहर का जो केंद्र है, पूरे नगर का जो कार्यभार है, यहाँ से संचालित होती है। तो कैपिटल सिटी जो होती थी वो पूरे स्टेट की सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता था, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था और ये राजा का हृदय स्थल होता था और सबसे ज़्यादा इसकी सुरक्षा की प्राथमिकता दी जाती थी। इसकी योजना ऐसे की जाती थी कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से ये प्रोटेक्ट हो सके, जैसे कि माउंटेन, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, और उनसे घिरे होने की वजह से इसकी सुरक्षा में कोई सेंध न लग पाए, ऐसी इसकी बनावट की जानी चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें दुर्ग के बारे में भी चर्चा मिलती है, जो कि मुख्यतः 4 दुर्गों के बारे में उन्होंने बताया है। इसके साथ ही साथ कैपिटल सिटी के साथ साथ उन्होंने अन्य नगरों के बारे में भी वर्णन किया है, लेकिन सभी की सुरक्षा कर पाना ये फिजिबल नहीं है। लेकिन दुर्ग विधान प्रकरण में उन्होंने कैपिटल सिटी यानी मुख्य केंद्र के साथ साथ अन्य दूसरे केंद्रों को भी किस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बनाया जाए, इसके बारे में भी उन्होंने विशद वर्णन किया है। प्लान ऑफ कैपिटल सिटी कि किस प्रकार से ये मुख्य केंद्र जो राजधानी का प्लान हो वो हमें किया जाना चाहिए। आचार्य ने कि आइडियली उन्होंने बताया है कि ज्यामिति शेप में होना चाहिए और इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो नॉर्मली स्क्वायर शेप में होती है, ग्रेडिंग सिस्टम उसकी, और ये चारों तरफ से खाइयों से घिरा होना चाहिए, जिसमें कि पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर यानी कि वह पानी का मुख्य सोर्स वहाँ पर हो और वो इतना पानी का सोर्स हो कि उसमें मगरमच्छ और इस तरह से जीव उसमें रह सकें, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो सके। इसके साथ ही साथ उसमें 3 मुख्य आर के रूप में बताया गया है और जो डिवीज़न जो होता था इनको इन्होंने इस प्रकार से विभाजित किया था कि नॉर्थ,
वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में 3 मुख्य मार्ग होने चाहिए और पूर्व से पश्चिम इन्हें 3 मुख्य मार्ग होने चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने इसको डिवीज़न किया था और इसके मुख्य केंद्र में राजा प्रसाद यानी राजा का रहने का राजा प्रसाद होना चाहिए। और इन्होंने जो समाज में विभाजित वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके भी रहने का विभाजन इन्होंने बताया है, जैसे कि नॉर्थ में ब्राह्मण, साउथ में वैश्य, ईस्ट में क्षत्रिय और वेस्ट में शूद्र का निवास होना चाहिए। ये प्लान ऑफ कैपिटल सिटी का एक ड्राइंग है जिसके तहत मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो मैं बात कर रही हूँ कि नॉर्थ और वेस्ट, इसमें हम 3 मुख्य सड़कों के बारे में, जो कि नॉर्थ और साउथ में दिखाई दे रहा है, ईस्ट और वेस्ट में दिखाई दे रहा है, और इनका विभाजन होने से ये 16 भागों में विभक्त हो गए हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इनके मुख्य केंद्र में रॉयल रेजिडेंस, जो कि राजा का प्रसाद माना जाता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण का सेटलमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है पिंक में, और ग्रीन में शूद्र का दिखाई दे रहा है, और क्षत्रिय जो कि ग्रीन कलर में है, और वैश्य जो कि ग्रे कलर में। तो ये जो डिवीज़न है ये हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का डिवीज़न होना चाहिए, और वो इसी दिशा, इसी सेंटर में वो अपने घरों में निवास करें। जो ये प्लान है हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार इसको बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ कौटिल्य सिटी की किस प्रकार से कौटिल्य ने शहरों के सिद्धांतों के बारे में बताया है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कैपिटल सिटी में, जिसके आधार पर ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और इसमें जो ये वास्तु से संबंधित भी परिपूर्ण होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल सिटी जो मुख्य केंद्र है, अब हम बात करेंगे कि जो सिटीज़ हैं, जहां हमने बताया कि कैपिटल सिटी के साथ साथ ये अन्य नगर भी जहां पर शहर के विविध कार्य होते थे, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे जितना कि मुख्य केंद्र। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर बात की है कि जो हमारे सिटी प्लान होने चाहिए वह किसी रिवर मिड पॉइंट पे होना चाहिए, यानी नदी के मुहाने के पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ उनके पास में बड़े से पॉन्ड, लार्ज पॉन्ड के बारे में उन्होंने बात की है, जिनमें कि कमल के फूल और वो पूरी तरह से भरपूर हो, वहाँ पर ऐसे फ्लावर्स लगे होने चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो ग्रिडिंग, जो ज्योमेट्रिक शेप की बात की है, उसमें हम देखते हैं कि सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इस शेप में सिटी का योजना बनना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है कि सिटी में वाटर सप्लाई की बॉडी, वह जल पानी स्रोत का माध्यम पूरी तरह से होना चाहिए, जिससे जहाँ पर सिटी बसे उसको इस संसाधन की आपूर्ति ईजिली हो सके। और उसके साथ ही साथ शहर की बाहरी हैं, जैसे कि व्यापार मंडियाँ, जो कि उनको कमर्शियल उनको जोड़ के रखती हैं, उनके लिए भी प्रॉपर रिसोर्सेज और जो कि सेलिंग, ट्रेडिंग और उसके लिए उनको समुचित प्रबंधन हो सके, इस तरह से सिटी का योजना बनाना चाहिए। उसके साथ ही साथ प्रत्येक सिटी में एग्जिट और एंटर पॉइंट होना चाहिए, जो कि स्थल और जल मार्ग दोनों से जुड़ा होना चाहिए। ये इसलिए इस पे जोर दिया जाता था कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई शत्रु आक्रमण से, कोई एनिमीज इन्वेजन हो जाए, तो उससे सिटी के रहने वाले अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और वो सुरक्षा की दृष्टि से ये सारी चीज़ें सिटी के लिए महत्वपूर्ण बताई जाती हैं। नेक्स्ट, कि किस प्रकार से कौटिल्य के सिटी के पास और चारों तरफ उनके प्रोटेक्शन होना चाहिए, और सिटी का जो योजना है वो किस तरह से होनी चाहिए कि जो सिटी बन रही है वह सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। उसके साथ ही साथ वह ऐसे वहाँ की सड़कें कनेक्ट हों जहाँ से मंदिर जाने का रास्ता हो। उसके साथ ही जो पिलग्रिम्स हैं, जो उनके हाउसेज, जो धर्मशाला हो, उनके लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हों। उसके साथ ही साथ शमशान, जो कि
आउटसाइड द सिटी, जो सिटी के बाहर उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ युद्ध अभ्यस्त करने, यानी जो सैनिक होते थे, जो छावनियाँ होती थी, उनकी भी बातें कौटिल्य अर्थशास्त्र में की जाती हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें नगर योजना में महत्वपूर्ण होती थी और इन सब के योजना के आधार पर ही समुचित रूप से नगर कार्य कर सकता है। यहाँ पर हमें ये योजना के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल्डिंग्स एंड देयर लेआउट इन अ सिटी, यानी कि सिटी में बिल्डिंग के लेआउट कैसे होने चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में सिटी में बिल्डिंग के प्लान के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में भी हमें अलग अलग डिज़ाइन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि ट्रेजरी, टेम्पल, सिविलियन होम्स, इन सभी के बारे में हमें कि इनकी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि उसके फर्स्ट अधिकरण में हमें राजा प्रसाद के बारे में सूचना मिलती है। सेकंड अधिकरण में हमें ट्रेजरी, कोष्ठागार के बारे में सूचना मिलती है। थर्ड अधिकरण में हमें सिविलियन होम्स के बारे में सूचना मिलती है। अगर हम देखते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आर्किटेक्चरल डिटेल में यूज कर पाना ये एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हमें इंफॉर्मेशन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलते हैं वो एक ओवरव्यू दिखाई देते हैं, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट कर पाना उतना इजी हमें नहीं दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज़ की बात कैसे होती है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से नगर को कैसे रखा जा सकता है और कितने महत्वपूर्ण होते हैं, नगर की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने बताया है कि जो सिटी होनी चाहिए वो पूरी तरह से वैली से घिरी होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ वैली का उन्होंने मेजरमेंट भी बताया है, जो 2:1 और 4:1 तक होनी चाहिए, और उसकी डेप्थ भी उन्होंने बताई है। उसके साथ ही साथ उसके जो बेस फ्लोर होते हैं वो ब्रिक और प्लास्टर से पूरी तरह से बने होने चाहिए। उसके साथ ही साथ वाटर इसमें पूरी तरह से इनलेट एंड आउटलेट हो, जिससे कि वो पूरी तरह से सिक्योर हो सके। और उसके साथ ही साथ इन वैली में मगरमच्छ और कमल के फूलों को भी इसमें डाल दिया जाता था, और इनको वैली के किनारे वामपाट का कंस्ट्रक्शन, यानी इसको वप्र कहते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। इसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसको ऊर्ध्वचय, मंच पृष्ठ और कुंभ कक्षी बोला जाता था। इनका भी इन्होंने बताया कि ये ऊपर से पतला, नीचे से पतला और मध्य में कुंभकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सिटी के बारे में वर्णन किया है कि किस तरह से हम नगर को सुरक्षा की दृष्टि से रख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से वहाँ उन्होंने नगरों को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखने की जानकारी हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलती है। इसके साथ ही साथ फोर्ट और उसकी सिक्योरिटी की बात आचार्य करते हैं कि दुर्ग विधान में उन्होंने फोर्ट को किस प्रकार से शत्रुओं से, दुर्ग विधान के बारे में उन्होंने बात की है कि किस प्रकार से उसको हम शत्रुओं से बचा सकते हैं, कैसे शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में विशद जानकारी मिलती है। उन्होंने 4 तरह के फोर्ट के बारे में बात की है: औतक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धान्यवन दुर्ग और वन दुर्ग। औतक दुर्ग जो कि चारों तरफ से वाटर बॉडी और पानी के सोर्सेज से घिरा होना चाहिए। पार्वत दुर्ग होता है जो कि माउंटेन, बड़े बड़े रॉक्स और इन चारों तरफ से बना होना चाहिए। और धानवन दुर्ग जो कि उर्वर भूमि हो वहाँ पर होना चाहिए। वन दुर्ग जो कि जंगल और बना हुआ दुर्ग होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने दुर्ग के टाइप्स के बारे में और उससे सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बात की है कि किस तरह से हम सुरक्षा की दृष्टि से नगर को हम रख सकते हैं, और उसकी प्राथमिकता इन्होंने दी है। इसके साथ ही साथ इन्होंने गुप्त मार्गों के बारे में भी बताया है कि हमें गुप्त मार्गों को
किस तरह से बनाना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो हमें कितना स्पेस हो कि कम से कम उसमें 4 हाथी निकल सके, उतना स्पेस हमें बनाना चाहिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें ये गुप्त मार्गों का भी निर्माण करना चाहिए और उससे सिटी को भी एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो कौटिल्य ने इस तरह से हमें फोर्ट और उसकी सुरक्षा के नियमों को बताया है। नेक्स्ट हम प्लानिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में रोड के बारे में भी हमें प्लान दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से मुख्य मार्ग से अन्य मार्ग जुड़े होने चाहिए। हर कार्य के लिए वहाँ पर विधिवत रोड किस तरह से वहाँ जुड़े होने चाहिए, इसके बारे में हमें चर्चा मिलती है कि राजमार्ग, छावनी, शमशान, इन सब का कितनी दूरी और कैसे ये मार्ग से कनेक्ट हो। इसके लिए उन्होंने कितने फीट और कितनी चौड़ी रोड होनी चाहिए, इस बारे में उन्होंने बात की है। जैसे कि वाटर बॉडी फॉरेस्ट के लिए 24 फीट जो कि 4 दंड, एलिफेंट ट्रांसपोर्ट यानी कोई एग्रीकल्चर काम हो, कोई ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए 12 फीट यानी 2 दंड, कोई एनिमल का वर्क हो, कोई पशु कार्य चल रहा हो तो उसके लिए 12 फीट, और अगर ह्यूमन जो कि हम स्थानीय लोग हैं और उनके लिए अगर रोड की बात की जाती है तो वो 6 फीट यानी 1 दंड का प्रावधान बताया गया। यानी वहाँ पर हमें जितने भी स्थल मार्ग हैं उसके बारे में समुचित उनके मेजरमेंट के बारे में हमें यहाँ सूचनाएं मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र में साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर हमने नगर निवेश, नगर योजना के बारे में बात की कि किस प्रकार से कैपिटल सिटी बनते थे, किस प्रकार से सिटीज बनती थी, किस प्रकार से दुर्ग का प्रावधान होता था, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाती थी, साथ साथ उनके मार्ग कैसे होने चाहिए, कितना उनकी दूरी होनी चाहिए, उनकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, इस बारे में भी यहाँ पर विशद जानकारी मिलती है। इन सारी जानकारियों के साथ साथ हमें साहित्यिक सोर्सों में जो जानकारी मिलती है उसका तुलनात्मक अध्ययन हम पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एविडेंस ऑफ कौटिल्य टाउन प्लानिंग, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो हमें साहित्यिक साक्ष्य के रूप में शहरों की जानकारी मिलती है, योजनाओं की जानकारी मिलती है, वहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य के जरिए जो पुरास्थल मिले हैं उनके नगर निवेश की रचना भी इसी तरह और इसी आधार पर की गई है, जिसके बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। हमने कुछ पुरास्थलों का यहाँ पर जिक्र किया है, जैसे कि पाटलिपुत्र, शिशुपालगढ़, तक्षशिला और हस्तिनापुर। पाटलिपुत्र, शिशुपालगढ़, तक्षशिला, हस्तिनापुर, अगर हम इनकी नगर योजना की बात करें तो इनका भी स्ट्रक्चरल फॉर्म वैसा ही बना है जैसा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर योजना के बारे में जानकारी दी है। हम देखते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगरों को ज्यामितिक पद्धति में बनाने की बात की गई है। हम अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र मौर्यन पीरियड का सबसे पहला और प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें बनी हैं वह पैरेललोग्राम शेप से बनी है, मतलब यानी कि जो इसकी पद्धति है वो ज्यामिति शेप में ही बनी है। और यहाँ पर हमें चारों तरफ से इसकी सुरक्षा की दृष्टि से और ये नगर योजना दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उसी तरह से यहाँ पर हमें दिखाई देता है जैसा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में नगर योजना के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ का भी हम देखते हैं कि वो अर्थशास्त्र में वर्णित जो नगर योजना के बारे में बताया गया है वैसा ही ये भी एक ज्यामिति शेप में यानी स्क्वायर पद्धति में बना है, और इसका भी जो फोर्ट वॉल है, जो इसका बनावट है, वह ये भी चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ है, यानी कि जहाँ से जल स्रोत, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये विधान बताया गया है। नेक्स्ट तक्षशिला। तक्षशिला में भी हमें वही टाउन प्लानिंग दिखाई देती है जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में रिलेट किया गया है। यहाँ पर भी टाउन, रोड और इन सब का बहुत क्लियर डिवीजन दिखाई देता है जो कि अर्थशास्त्र में आचार्य बताते हैं। बहुत ही यहाँ पर वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है जो कि एक्सप्रेशन रिपोर्ट से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। तो हमें ठीक वैसा ही यहाँ पर प्लान दिखाई देता है जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित है।
नेक्स्ट हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में भी हमें जो नगर योजना के बारे में साक्ष्य मिलते हैं वो अर्थशास्त्र पे ही आधारित और यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम की जो बात उन्होंने की है, यहाँ भी हस्तिनापुर में भी हमें जो ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है उसकी डेप्थ 3 फीट है, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी बताया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो नगर योजना के बारे में बात की गई है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र ही जितने भी पूर्व निर्धारित वास्तुकला के बारे में संरचनाओं के पर ही आधारित था और व्यवहारिक पक्ष से कौटिल्य अर्थशास्त्र ने इसे एक प्रमुख जानकारी के रूप में हमें उपलब्ध कराया है। जैसा कि ये पर्सी ब्राउन के द्वारा एक ड्रॉ की हुई चित्र है, इस नगर योजना के बारे में हम बात कर रहे थे, वो कुछ ऐसा नगर योजना का प्रारूप दिखता होगा जो कि इंडियन आर्किटेक्चर में पर्सी ब्राउन ने इसे दिखाया है। तो इस प्रकार हम कौटिल्य अर्थशास्त्र में नगर योजना के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाउन प्लानिंग इन पाटलिपुत्र एंड राजगृह की बात करेंगे, जिसमें हम इसके आगे की जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।